ये बताइए कि जब आपको आपकी पहली कामयाबी मिली तो क्या कैफियत थी आपकी? ये देखिए, एक तो ये बात बहुत पुरानी है, 73 की बात है। उन दिनों में ऐसा एक्सपोजर कभी था ही नहीं। हर एक्टर जब उस वक्त में आता था 24, 25, 26 साल की उम्र में अगर मिल गया ब्रेक तो ठीक है। तो मैं तो 20 साल का लौंडा था जिसको मेरे को ब्रेक मिल गया। अच्छा, क्या इस कामयाबी का आपको पहले कुछ आइडिया था कि आप इतने कामयाब होंगे और इतने जल्दी? कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी शोहरत मिलेगी, ऐसी इंपॉर्टेंस मिलेगी, ऐसा पैसा देखने को मिलेगा, ऐसा नाम हो गया था। तो एक बार इसमें से मेरे होशो आवाज़ खो बैठा। मैं बिल्कुल एक एरोगेंट किस्म का एक बच्चा हो गया, बदतमीज़ बन गया था मैं। बदतमीज़ बोले तो? बदतमीज़ यानी कि नहीं कि मैं अपने काम से बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन एक एरोगेंस आ गई थी बीच में। एक आ गया था कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ। क्या ये एरोगेंस उस छोटी सी उम्र की वजह से था? होता है 21 साल के बच्चे में, कहाँ सडनली यू बिकम यू गेट एवरीथिंग इन योर लैप। एटीट्यूड चेंजेस विद एवरीबॉडी। आज के ज़माने में बच्चे तो सीख के आते हैं, मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। नॉट बैक इन 1973 जब का बच्चा बड़ा इनोसेंट होता था यार। वी वर जस्ट आउट ऑफ स्कूल, आई डिड जोकर, देन इनटू बॉबी एंड इनटू अ बिग स्टार। तो ये जाहिर है कि किसी भी शख्स के साथ यही होता, तो मेरे साथ भी वही हुआ। अच्छा, फिर ये बदतमीजी और एरोगेंस का दौर कब खत्म हुआ? यानी आप में बुर्दबारी कब आई? फिर उसके बाद मेरी एक पिक्चर आई जहरीला इंसान, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई तो एक झटका सा लगा। तो उस बीच में फिर मेरे पांव धरती पे उतरे और मैंने जाना कि नहीं बच्चे, अगर तुम्हें अगर काम करना है तो नो, यू बेटर बी ग्राउंडेड, बेटर टेक योर वर्क सीरियसली। तो क्या आप काम सीरियसली नहीं करते थे? काम तो मैंने सीरियसली किया ही, लेकिन मेरा एटीट्यूड, थोड़ा रवैया जो था मेरा, वो थोड़ा ब्रैश था। तो क्या उस दौर में आपको ऐसा लगा कि आप भगवान बन गए हैं, ये बन गए हैं, वो बन गए हैं? यही तो कह रहा हूँ। हाँ, ये बात ये एक आपस में एक आ गया था कि मैं बहुत इनविंसिबल हूँ, मैं तो अभी जो करूँगा मैं तो बहुत बड़ा स्टार। और ये बचकाना थिंकिंग था, एक बचकाने की इसमें एक थिंकिंग थी। मेरी मेच्योरिटी नहीं थी। आई वाज नॉट इवन, क्या 21 साल का बच्चा क्या मेच्योर होगा? हाँ, उस जमाने में क्या मेच्योरिटी लेवल थी यार। सो बाय इटसेल्फ इट टुक इट्स कोर्स एंड देन जैसे कि पानी अपना एक लेवल ढूंढ ही लेता है, तो मैंने एज एन एक्टर अपना लेवल ढूंढ ही लिया इन कमिंग ईयर्स। And then I realized कि भाई मेहनती सब है। वो जो सक्सेस का जो सेहरा था वो राज कपूर साहब का था, तुम्हारा नहीं था। You were lucky to be riding in his car. You were lucky that he was a driver and you were there. It would have been anyone and anyone would have been that. So when you realize that, then you get grounded, easily. So that was that. अच्छा ऋषि साहब, आपके बारे में सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, मैं ऐसे वैसे अपने बिहार का गुस्सा वाला नहीं हूँ। मैं ये है कि देखिए ना, it can be any emotion. It's too broad a spectrum to speak upon. Rishi Saab, which are those films which you are personally proud of? There are several films. There's several films I've worked with great filmmakers. Lovely musicals, Nasir Saab, Manmohan Desai, Raj Kapoor, great of them. Several of them I've worked. I've enjoyed in my own time. There were good films and bad films. We were all going through that. It has never been, a kind of a, one-way street. ये हर एक्टर की करियर में रहा है। आप किसी भी एक्टर का करियर देखिए, इट्स ऑलवेज बीन अ चेकर्ड करियर इन द सेंस हिट फ्लॉप तो आते रहती है। यू कांट हैव वन थिंग गोइंग, बिकॉज उन दिनों में हम पिक्चर भी करते थे, 6-6, 8-8 पिक्चर। खैर मैं तभी भी कम करता था, 4 या 5 पिक्चरें करता था। बाकी जितने हीरो थे 10, 12, 15 पिक्चरें उनकी फ्लोर पे होती थी। आज के ज़माने में हीरो 1 या 2 करता है, बिकॉज मनीज आर सो बिग, दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी। एडवर्टाइजमेंट्स में देयर आर डिफरेंट रेवेन्यू चैनल्स टुडे, यू डूइंग एड, यू डूइंग शोज, यू डूइंग दिस दैट एवरीवेयर। उन दिनों में नहीं मिलते थे पैसे इतने, तो वी हैड टू वर्क। इट वाज अ कॉल ऑफ दैट डे, दोस डेज टू डू वर्क दैट वे। सो दैट इज व्हाई यू हैड टू कॉम्प्रोमाइज विद सर्टेन फिल्म्स। सर्टेन फिल्म्स यू डिड फॉर मनी, सर्टेन फिल्म यू डिड फॉर मेकर्स, सर्टेन फिल्म यू डिड फॉर स्टोरीज। ऋषि साहब, आपने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की है। क्या उनमें कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें करके आप रिग्रेट करते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था? वैसे तो ज्यादातर हम ऐसी ही पिक्चरें करते थे कि दे वर रिग्रेटेबल। तो उन दिनों में देखिए, उन दिनों में सब्जेक्ट्स ही यही थी। उन दिनों में जो ऑडियंस पिक्चर देखती थी वो बहुत कमाल की ऑडियंस थी। वो आपको माफ कर देती थी जो आप कुछ करो। हर हीरो उस वक्त के दौर पे के पास 3 पिक्चर तो मिनिमम होती थी लॉस्ट एंड फाउंड पे। हाँ, ये तो सही है। हर हीरो की लॉस्ट एंड फाउंड पिक्चर थी। नो यू वर्किंग द बिगेस्ट, लाइक मनमोहन देसाई की हर पिक्चर में उस वक्त होता था। नासिर हुसैन की हर पिक्चर में होता था उन दिनों में। तो उनका फॉर्मूला ही लॉस्ट एंड फाउंड था। तो उनकी ऑडियंस बहुत फॉरगिविंग थे, दे वर रियली। तो आज की ऑडियंस अच्छी है या उस दौर की ऑडियंस अच्छी थी? मैं डरता हूँ आज की आज की ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज मैं खुद पिक्चर नहीं डायरेक्ट कर चुका हूँ 6 साल में। आज मैं सोचता हूँ कि क्या बनाऊँ, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। तो व्हेन आई से रिग्रेटेबल, बिकॉज इन दोज डेज वी डिडंट हैव बजट नहीं होता था, एक्सपोजर नहीं था हमारे पास। हमारी इंडस्ट्री उस वक्त 32 साल
33 साल और यंगर थे. हाँ, ये तो सही है. इट वॉज यंगर. सो ये जैसे आप बढ़ते जाएंगे, हमारे थिएटर्स नहीं थे. मैं हीरो बना हूँ 3.5 रुपए की टिकट पे. क्या बात है. आज मेरा बेटा पिक्चर में काम कर रहा है. लोग उम्मीद करता हूँ अगर उसको देखने जाएंगे तो उसकी टिकट 150 रुपए की होगी. तो कहाँ अंतर है 3.5 रुपए का और 150 रुपए का. हाँ, ये तो सही है. लेकिन ये बताइए कि उन दिनों में बॉबी का कितना बिजनेस हुआ था. उन दिनों में बॉबी ने 1973 में करोड़ रुपए का धंधा किया था, जो कभी जिंदगी में कोई सोच समझ भी नहीं सकता था कि इतना बिजनेस होगा. आज अगर कोई पिक्चर होती तो आप पेपरों में पढ़ते 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़. आज तो ये तो वक्त बदल गया है ना, टाइम बदल गया है. सो दैट इज व्हाई द फिल्म्स आर नॉट अप टू द मार्क. बट येट अगेन देयर वर सम फिल्म्स जो ब्रिलियंटली रिटन, क्योंकि आज राइटिंग नहीं है, आज स्टोरियां नहीं है, कहानियां नहीं है. उस दौर में कुछ कहानियां भी थी. जैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ सर्टेन फिल्म्स ऑफ माइन लाइक लैला मजनू. दे वर ग्रेट म्यूजिकल फिल्म्स. They films that appeal to everybody. It had great love stories. It had great music also, Laila Majnoo. So ऐसी पिक्चरें, और उसकी फिल्म मेकिंग भी बड़ी थी उन दिनों में. Today you can't make a film like Laila Majnoo just one hero heroine, because film has got to work also, no, commercial in economically. सही है. एक हीरो की पिक्चर लेके इतने बड़े सेटिंग की पिक्चर बनाओ, इट्स समथिंग वेरी आउट ऑफ द कॉमन. अच्छा ऋषि साहब, वो कौन सा गीत था जिसे परफॉर्म करते हुए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी? एक गाना था. इट वाज मोर ऑफ अ ड्रामेटिक सॉन्ग कॉल्ड मुझे मत रोको मुझे गाने दो. एक स्टेज सॉन्ग होता है. जी हाँ, जी हाँ. तो उसमें बड़े डिफिकल्ट स्टेप्स थे. एंड आई हैड टू मैच जया, एंड इट वाज डिफिकल्ट. लेकिन पीएल राज साहब और शीला जी ने बड़ी मेहनत की हम पर, खास तौर पे मुझ पर, और उन्होंने देखा कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. और उस पिक्चर में बहुत मुश्किल की बात ये थी, डांसिंग के साथ में मुझे ढफली बनानी पड़ती थी. तो ढफली और डांसिंग सिंक में करना वाज समथिंग अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज. यू गॉट टू सिंग, यू गॉट टू प्ले एंड यू गॉट टू डांस. लेकिन आपने बड़ा एफर्टलेसली किया है उसको. वेल दैट just happened. I don't know how it really happened. But अगर आप देखें, इतना मुश्किल है गाना एक सुर में होता है, एक अपना गाने का एक रवैया होता है. फिर जात में रिदम में आप बजाइए, लय में आप बजाइए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर डांस भी कीजिए. तो ये 3 चीज़ साथ में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. लेकिन मास्टर जी ने करवाया मुझे, पीएल राज साहब ने, शीला जी ने. और ये सहरा उनके सर पे है कि उन्होंने मुझे करवाया और मैंने किया. फिर एक गाना था झूठ बोले कौवा काटे और घेरे घेरे साहिबा. वो एक मेडली था, डांसिंग सॉन्ग था. तो उसके लिए मुझे तैयार किया गया था एज ए डांसर. तो उन दिनों में राज कपूर साहब ने सोहनलाल डांस मास्टर को एम्प्लॉय किया था हमको सिखाने को कि नृत्य क्या होता है. तो सरोज मास्टर, जो आज की बड़ी जानी पहचानी डांस कोरियोग्राफर है, वो उन दिनों में सोहनलाल जी की असिस्टेंट होती थी. तो सरोज की ड्यूटी थी कि वो डिम्पल मुझे गाने की रिहर्सल कराए, बिकॉज देयर वर मूवमेंट्स इन इट. देयर वाज नो स्टाइल. इट वाज नॉट सोलो सॉन्ग, बट देयर वाज अ डांसिंग सॉन्ग. तो रोज़ हम मेहनत करते थे, रोज़ डांसिंग करते थे, रोज़ रिहर्सल करना. और फिर आई शूटिंग का ज़माना कि हमें भी पिक्चराइज करना गाना. एंड एज लक वुड हैव इट, एक दिन पहले शूटिंग करने से पहले मैं मोच खा गया डांसिंग की रिहर्सल करते हुए. तो राज कपूर साहब इतने मुझे नाराज़ हुए, इतना डांटा उन्होंने, इतना डांटा कि कल से पिक्चराइजेशन हो, ये टांग तोड़ के बैठ गए, पिक्चर गाना कैसे करोगे. तो अगर आप देखेंगे उसमें भी कुछ शॉट्स हैं मेरे डांसिंग के शॉट्स में, कोई फुल फिगर शॉट नहीं है, और मिड में लेना पड़ा बिकॉज मैं लंगड़ रहा था गाने में. लेकिन तभी भी मुझे डांस करना पड़ता था उसमें. तो उस होश और जोश में जितने डांसर्स थे मुझे जोश दिलाते थे तो मैं कुछ कर लेता. लेकिन द पेन एंड द एगनी दैट आई हैड टू गो थ्रू टू पिक्चराइज दैट सॉन्ग वाज इटसेल्फ अ मेमोरेबल वन. ऋषि साहब, कोई ऐसा गाना आपको याद आता है जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं? मुझे अभी ऐसा मेरे सोच में आ नहीं रहा, लेकिन डेफिनेटली मेरा गाना शायद ना हो, किसी और कोई पुराना गाना हो तो हो, अगर जो रेडियो में आ रहा हो, एफएम में आ रहा हो, नॉट नेसेसरली माय ओन सॉन्ग. बट एक हो सकता है कि आप भावुक हो जाएं कभी, यानी कि नॉस्टैल्जिक हो जाएं कि गाना आया यार, कभी रेडियो में बजता तो मैं सोचता हूँ अरे यार ऐसा पिक्चराइज किया था उन दिनों में, ये क्या था. सो इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, यू डू गेट नॉस्टैल्जिक. तो क्या आप अपने अतीत को अक्सर याद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. It can happen if I'm reminded by a visual or a song or anything that can,